आज मैं आप लोगों को न्याय का ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा साधन अर्थात अनुमान के विषय में बतलाऊंगी। इसके पहले क्लास में मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त कैसे किया जा सकता है और प्रत्यक्ष के भेद के बारे में बतलाया था। अब आ जाइए अनुमान। अनुमान दो शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ होता है बाद और मान का अर्थ होता है ज्ञान, बाद का ज्ञान। अब प्रश्न उठता है कि किसके बाद का ज्ञान? तो प्रत्यक्ष के बाद आने वाले ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। और अनुमान करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। जैसे बादल देखकर वर्षा का अनुमान करना, तो जी अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें पूर्व में प्रत्यक्ष का ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसके स्वरूप के विषय में, जब जैसे धुआं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होती है? क्योंकि इसमें इसलिए होती है कि हम जहाँ जहाँ भी धुआं देखते हैं वहाँ वहाँ आग देखते हैं। तो धुआं और आग में आवश्यक संबंध है और इस संबंध को व्याप्ति संबंध कहते हैं। अब व्याप्ति संबंध उसे कहते हैं जो कभी भी किसी एक दूसरे से अलग नहीं होता है और यह अनिवार्य और आवश्यक संबंध होता है। इसमें तीन अंग होते हैं, हेतु, साध्य और पक्ष। तो इसमें हेतु जिसके द्वारा अनुमान का होना सिद्ध होता है, जैसे यहाँ पर धुआं हेतु है और पक्ष पहाड़ है और साध्य आग है, क्योंकि आगे को हमको सिद्ध करना है। अब आ जाइए अनुमान का भेद। अनुमान के प्रकार, विभिन्न प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोण से अनुमान के भेद किए गए हैं। पहला भेद यह है कि स्वार्था अनुमान और प्रार्था अनुमान। स्वार्था अनुमान उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब अनुमान करता है तो उसको हम स्वार्था अनुमान करते हैं। तो स्वार्था अनुमान में 3 वाक्यों की आवश्यकता होती है और 3 वाक्यों से ही हम अपने जिज्ञासा को शांत कर लेते हैं। उसमें आता है प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। दूसरा आ जाइए प्रार्था अनुमान। प्रार्था अनुमान उसे कहते हैं जिसमें हम दूसरे के जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब हम अनुमान करते हैं तो उसको हम प्रार्था अनुमान कहते हैं। और प्रार्था अनुमान के लिए 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, चौथा उपनय और 5वां निष्कर्ष या नियम। प्रतिज्ञा उसे कहते हैं जिससे जो हमको सिद्ध करना होता है। जैसे पहाड़ पर आग है, तो यहाँ पर पहाड़ पर आग जो है सो प्रतिज्ञा है। दूसरा है हेतु, जिसके कारण प्रतिज्ञा का सिद्ध किया जाता है उसको हम हेतु कहते हैं। तो धुआं हेतु या लिंग है। अब आ जाइए तीसरे, अपने कहे हुए बात को ज़्यादा मजबूत प्रदान करने के लिए हम उसके विषय में उदाहरण देते हैं। उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। मतलब हम जहाँ भी अपने अनुभव में पाए हैं वहाँ कहीं भी ऐसा जगह नहीं पाए हैं कि जहाँ धुआं हो लेकिन आग ना हो। और इन दोनों में आवश्यक यानी व्याप्ति संबंध है। हम पहले ही बतला चुके हैं कि व्याप्ति संबंध उसको कहते हैं जो 2 वस्तुओं में आवश्यक एवं अनिवार्य संबंध होता है, जैसे रसोई घर। अब चौथा पॉइंट आ जाइए उपनय। उपनय में जब हम अपने पक्ष में अपने अंतर में इसको सिद्ध करते हैं तो ये उपनय होता है, अर्थात क्योंकि वहाँ प्रतिपद पर आग है, यह उपनय हुआ। और 5वां होता है निगमन या निष्कर्ष। जब हम सिद्ध कर देते हैं
कि पर्वत पर आग है तो वह निष्कर्ष में बदल जाता है, अर्थात प्रतिज्ञा जब सिद्ध हो जाता है तो वह निगमन और निष्कर्ष हो जाता है। तो यही ये 5 वाक्य हैं जो जो प्रार्था अनुमान में आवश्यक हैं। और स्वार्था अनुमान में ऊपर से 3 या नीचे से 3, अर्थात ऊपर से 3 यानी प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, ये 3 वाक्य लें, या फिर नीचे से निगमन, उपनय और उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य लें। तो इन्हीं तीनों वाक्यों से स्वार्था अनुमान हमें सिद्ध हो जाता है। अब आ जाइए कि भारतीय पंचावय और पाश्चात्य न्याय यानी सिलोजिज्म में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि भारतीय पंचावय 5 अंगों को मानता है, जबकि पाश्चात्य लोग 3 वाक्य को ही प्राप्त मानते हैं। दूसरा है कि इसमें दूसरे के अनुमान को सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है, लेकिन वेस्टर्न में ऐसी बात नहीं है। तीसरी अंतर है कि गौतम अपने दर्शन न्याय में आप यथार्थ वाक्यों को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन पाश्चात्य में सिर्फ आकारिक सत्यता पर ध्यान दिया जाता है और आकारिक सत्यता पर ही जोर दिया जाता है। अब आ जाइए, एक दूसरे प्राचीन न्याय वाले लोग ने अनुमान के भेद दूसरे दृष्टिकोण से किए हैं और उसके भी 3 प्रकार हैं: पूर्ववर्त अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पहला पूर्ववर्त अनुमान। जब हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुमान के लिए कोई चिन्ह होता है, लिंग होता है, हेतु होता है। तो अनुमान के लिए जब कारण के द्वारा हम कार्य को सिद्ध करते हैं तो उसे हम पूर्ववर्त अनुमान कहते हैं। जैसे बादल को देखकर वर्षा का अनुमान करना, वर्षा अच्छी हो रही है तो इसे देखकर अच्छी फसल होने का अनुमान करना, ये सब पूर्ववर्त अनुमान के उदाहरण हैं। दूसरा आ जाइए शेषवत अनुमान। कभी कभी ऐसा होता है कि हर समय हम कारण से कार्य नहीं सिद्ध करते हैं, बल्कि कार्य से भी कारण सिद्ध करते हैं, और ऐसी स्थिति में उसे हम शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे अगर हम सुबह उठे और अपने छत को भीगा हुआ पाए तो हम ये अनुमान करते हैं कि रात में वर्षा हुई होगी। तो इस तरह के उदाहरण को हम शेषवत अनुमान करते हैं। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कार्य कारण संबंध का ज्ञात नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने सामान्य अनुभव के द्वारा अनुमान करते हैं। और जैसे अगर कोई हम सींग वाला पशु देखते हैं तो हम यह अनुमान करते हैं कि उसका खून फटा हुआ होगा, तो इसको हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। अब आ जाइए तीसरे प्रकार के भेद। इसमें व्याप्ति संबंध को लेकर इन अनुमानों में भेद किया गया है। इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला केवला अन्वयी, दूसरा केवला वैतरिक और तीसरा अन्वय वैतरिक विधि। केवला अन्वयी उसे कहते हैं जब हम अन्वय विधि के द्वारा हम अपने व्याप्ति संबंध को स्थापित करते हैं। अन्वय विधि भावात्मक संबंध को व्यक्त करता है, और जब हम भावात्मक संबंध के द्वारा व्याप्ति संबंध का स्थापना करते हैं और तब हम अनुमान करते हैं तो इसको हम केवला अन्वयी अनुमान कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए केवल वैतरिक। केवल वैतरिक विधि में हम व्याप्ति के संबंध अभावात्मक उदाहरणों के द्वारा करते हैं, अर्थात निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा करते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ आग नहीं है। तो ये जो अभावात्मक उदाहरणों के द्वारा जब हम व्याप्ति संबंध स्थापित करते हैं और अनुमान करते हैं तो उसको हम केवला वैतरिक अनुमान कहते हैं। अब तीसरा आ जाइए अन्वय वैतरिक विधि। इसमें हम
दोनों विधियों से हम व्याप्ति संबंध की स्थापना करते हैं। कभी भवात्मक विधियों से भी स्थापना करते हैं और कभी कभी अभवात्मक विधियों से भी स्थापना करते हैं, और तब हम अनुमान करते हैं। तो इसको हम अन्वय वैतरिक व्याप्ति संबंध के द्वारा हम इसका अनुमान करते हैं। इस प्रकार यह अनुमान का परिभाषा, उसका प्रकार और पंचावय, भारतीय पंचावय और सिलोजिज्म अर्थ वेस्टर्न में क्या अंतर है, इसके विषय में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका थर्ड और फोर्थ अर्थात शब्द और उपमान के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं, इसके विषय में बतलाऊंगी। थैंक यू।